हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 8 ऑफ जनवरी को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से हैं। बहुत ही अच्छे आर्टिकल आए हुए हैं आज इंडियन एक्सप्रेस में और तीनों आर्टिकल काफ़ी बढ़िया हैं। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रोथ एंड इट्स डिसकंटेंट। इसमें हम लोग यूपीए के 10 ईयर के टेन्योर में और एनडीए के 10 ईयर के टेन्योर में मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन सब को कंपेयर करेंगे। ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेंड्स भी हैं और ट्रेंड्स भी आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बीइंग हार्नेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका कि एआई का रोल क्या है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, है ना। ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट आर्टिकल होगा वो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव थीम है, 2024 प्री में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है, 200% दिख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ एंड इट्स डिसकंटेंट्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। ये डेटा आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, मेंस के आंसर में, स्पेशली जो डायरेक्टली इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इस आर्टिकल के थ्रू हम यूपीए के 10 ईयर्स 2004 से 14 के बीच में और एनडीए के 10 ईयर्स कि मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं उसका जो डेटा है उसको हम कंपेयर करेंगे। दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा कि यूपीए के 10 सालों में जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, फॉर एग्जांपल जीडीपी, इन्फ्लेशन, वो कैसे रहे हैं और एनडीए के समय में कैसे रहे हैं। इसके अलावा हम पॉवर्टी की भी बात करेंगे कि पॉवर्टी कितनी कम हुई है दोनों के रिजीम में, ये डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा हम पॉवर्टी से रिलेटेड ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे कि पॉवर्टी किस तरीके से कम हो रही है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, और ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आपके लिए। आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेंड बेस्ड। बताइए जीडीपी का पिछले 10 सालों में किस तरीके से ग्रोथ रही है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है या बढ़ के कम हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। ऐसे ही एनपीए, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको पहले पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से और ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल अशोक गुलाटी जी ने लिखा है, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इनका आर्टिकल जब भी आए आप ज़रूर पढ़ें। ठीक, देयर इज़ अ ऑप्टिमिज्म ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी, इन्फ्लेशन, इनकी बात की जा रही होगी। ज़रूर जीडीपी और इन्फ्लेशन अच्छा कर रहे होंगे तभी ऑप्टिमिज्म है। तो ऑप्टिमिज्म क्यों है? ऑब्वियसली अभी हमने बात किए थे, एनओसी ने डेटा रिलीज़ किया है एडवांस एस्टिमेट 2023-24 के जीडीपी पर। पूरे ईयर की जो जीडीपी है एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से कितनी रहने वाली? 7.3%। एडवांस एस्टिमेट मतलब 8 महीने का जो डेटा था उसके उसी से 4 महीने का जो बचा हुआ समय है ना, अप्रॉक्सीमेशन निकाल करके इन्हें कैलकुलेट किया है और वो 7.3% क्या है आया है। ठीक है, 7.3% बहुत ज़्यादा है। इवन आरबीआई ने दिसंबर में अपनी एक्सपेक्टेशन जो है 7% रखी थी कि 7% तक जाएगा, लेकिन ये वो एक्सपेक्टेशन को भी ब्रीच कर रहा है और उससे भी जो है अधिक जीडीपी नंबर्स आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये एडवांस एस्टिमेट है, जब रियल एस्टिमेट आएंगे तो हो सकता है ये नंबर कम भी हो जाए, पर स्टिल ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई है ना। आईएमएफ की अगर देखें रिपोर्ट वगैरह से चेक करें तो उन्होंने जो एक्सपेक्टेड जीडीपी रखी थी वो 6.5% थी। तो अगर 7 भी आता है तो भी ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक, आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया जो है 2024 में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेगा। 23 में भी जो है इंडिया की ग्रोथ सबसे हाईएस्ट रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है। G20 कंट्री की बात करेंगे तो G20 कंट्री में जो ग्रोथ है वो कौन ड्रिवन कर रहा है? इंडिया ही कर रहा है। बाकी सारी इकॉनमी से जीडीपी के पर्सपेक्टिव से सबसे बेहतर इकॉनमी किसकी है? इंडिया की है। ठीक है, तो ये जो है ऑब्वियसली क्या है?
ऑप्टिमिज्म की बात है, क्योंकि ये होप दे रहा है लोगों को कि आने वाले समय में इंडिया की इकॉनमी इम्प्रूव होगी, बदलेगी, तो ऑब्वियसली लोगों की जो हालात हैं, सिचुएशन है, वो भी सुधरेगी, जो गरीबी में हैं वो भी गरीबी से बाहर आएंगे। तो ये क्या है, ऑप्टिमिज्म की बात है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर और क्या क्या है, सेंसेक्स की बात करें 72,000 क्रॉस कर लिया है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। फॉरेक्स की बात करते हैं, फॉरेक्स 620 बिलियन के आसपास था दिसंबर 2023 में, ठीक है, 620 बिलियन डॉलर, ठीक, डॉलर में ही यहाँ पर बात हो रही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है, 4 ± 2, और जो इन्फ्लेशन है वो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग से बाहर नहीं है, कंट्रोल है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया, जीडीपी नंबर भी बढ़िया आ रहे हैं, सेंसेक्स भी जो है काफ़ी हाई पहुंच चुका है, और फॉरेक्स भी इंडिया के पास है। तो ये सारे नंबर क्या शो कर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं कि इकॉनमी के ऊपर भरोसा लोगों का बढ़ रहा है, और आने वाले समय में जो इकॉनमी है वो और तेज़ी से ग्रो करेगी। G20 में इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमिज्म शो कर रही, पर अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन अभी भी बहुत हाई है ना। कुछ महीने की इन्फ्लेशन देखें, 11.1% जो है जुलाई में इन्फ्लेशन था। पल्सेस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वेजिटेबल इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ओवरऑल देखें तो अभी जाके थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बीच में टोमेटो को प्राइसेस 250-300, तो इन्फ्लेशन का इशू अभी भी है। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सब अभी भी है। जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, और इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इसके जो टेक्निकल रीजंस हैं उसको समझने की कोशिश की गई है, ठीक। और लॉस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये सारे इश्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। माइनॉरिटीज़ को के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है। ये तरह के जो इश्यूज़ हैं जो कि अपोजिशन उठाते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चिंता की बात है, ठीक है। सोशल कैपिटल लॉस्ट हो रही है, सोशल कैपिटल लॉस हो रही है, उसके कारण भी इकॉनमी ग्रोथ जितना पोटेंशियल है वो रीच नहीं हो पा रहा है। ये सोशल कैपिटल क्या है ये आप लोग गूगल करके देखिएगा, ठीक है। तो अब डिस्कशन करते हैं यूपीए के 10 ईयर्स और एनडीए के 10 ईयर्स, ठीक है। यूपीए के 10 साल कब शुरू हुए थे, 2004 से 2024 तक, ठीक। और एनडीए के कब हुए थे, 2014 से 24, अभी चल ही रहा है, और 24 में इलेक्शन है, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करेंगे, सबसे पहला क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो न्यू सीरीज़ के हिसाब से देखें तो 10 साल के जो ग्रोथ है ऑन एन एवरेज कितनी रही है, 6.8% यूपीए के समय में, और वहीं एनडीए के समय में ये ग्रोथ कितनी रही है, 5.8%, ठीक है। तो एनडीए के समय में ग्रोथ रिलेटिवली कम है पिछले 10 साल में, है ना। एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट जिसके पास पूरा बहुमत है, उसमें ग्रोथ 10 साल में वो रिलेटिवली एक गवर्नमेंट जिसमें जो कि कोलिशन से चल रही थी उससे कम होना ये सही चीज़ नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि कोविड ईयर्स थे, तो उस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं यूपीए के समय में रिसेशन चल रहा था, उसके बावजूद भी जो है इतनी ग्रोथ मेंटेन रही। तो ये सब रीजंस दिए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यूपीए में 6.8% ग्रोथ रेट रही है न्यू सीरीज़ के हिसाब से। न्यू सीरीज़ के हिसाब से जो बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12। ओल्ड सीरीज़ के हिसाब से जो ग्रोथ थी यूपीए टाइम वो बहुत ज़्यादा थी, 7.7% के आसपास ये ग्रोथ रही है 10 साल में ऑन एन एवरेज, ठीक है। 9.1% हाईएस्ट तक भी गई है, 10% तक भी पहुंची थी अगर ओल्ड सीरीज़ की बात करें, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने सीरीज़ बदल दी, बेस ईयर बदल दिया, तो ये जो ग्रोथ है वो कम हो चुकी है। 6.8% अभी भी ट्रेंड के हिसाब से 10 साल की यूपीए के समय में ग्रोथ थी, और वहीं एनडीए के समय में ये 5.8% है, जो रिलेटिवली कम है। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन में यूपीए के समय काफ़ी ज़्यादा हाई था, क्योंकि जो ग्रोथ थी वो एक्सपेंडिचर पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण ज़्यादा थी, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें सीपीआई 10 सालों में कितना रहा है, 8.1%, बहुत ज़्यादा हाई है ये, है ना। तो यूपीए के समय में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था, और उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन से किसको दिक्कत जाती है, गरीबों को। तो पुअर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूपीए के समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई था। वहीं अगर हम देखें एनडीए में तो बहुत जो है मॉडरेट रहा है इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रही है उसी के बीच में रहा है, 6+4 ±2 के बीच में 5.1% सीपीआई हमारा इंडिकेटर बता रहा है। तो एनडीए के समय में इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, अब बात करते हैं पॉवर्टी की, ठीक है। पॉवर्टी किस तरीके से कम हुई है, इनकम पॉवर्टी की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है,
$2.15 पर डे, अगर इतना आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर हैं। अपने ऊपर पर डे $2.15 पीपीपी के हिसाब से ये नंबर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि हम भी गरीब हैं। अभी तुम लोग खाना वाना खा रहे हो, उसकी कॉस्ट जो है $2 से बहुत ज़्यादा है। दोनों टाइम अगर खाना खा रहे हो तो वही जो है हो जाता है ना। नहीं तो तुम बोलो कि सर हम तो अपने ऊपर $100 भी खर्चा नहीं करते, हम तो एक्सट्रीम पुअर हो जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं है। 2 टाइम खाना खा रहे हो ना, हाँ, तो उसमें आ जाएगा। ठीक, तो इनकम पॉवर्टी की बात करेंगे तो 2004 से 9 के बीच में जो पॉवर्टी डिक्लाइन हुई थी वो 1.12% पर एनम हुई थी। और 2004 के पहले जो पॉवर्टी थी वो 39% थी, वो कम होकर 34.3% हो गई 2009 में। और 2009 से 14 की बात करें तो जो सेकेंड यूपीए काल था, जो रिजीम थी यूपीए 2, जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुए थे, उसमें अगर हम बात करें तो 34.3 से 20.9% पॉवर्टी पहुंच गई थी। मतलब पॉवर्टी पहले कितने परसेंट पॉपुलेशन में थी? 34.3। ठीक है, ये हेड काउंट बता रहे हैं हम, इतने लोग हैं जो पॉवर्टी के अंदर हैं, इतने प्रतिशत लोग। और ये इनकम पॉवर्टी की बात हो रही है। इनकम पॉवर्टी के हिसाब से $2.15 पर डे से भी कम खर्चा करने वाले लोगों की बात की जा रही है। वो कितने हो गए थे यहाँ पर 2014 में? 20.9%। और पर एनम के हिसाब से देखें तो 2.46 पर एनम पॉवर्टी जो है क्या हुई है? कम हुई है यूपीए के काल में। अब बात करते हैं एनडीए में। एनडीए में इनकम पॉवर्टी कैसे रही है? 2014-15 से 2019 के बीच में एनडीए 1 की बात करते हैं, उसमें पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है 1.72%। रिलेटिवली 1.12 से बढ़िया है और तेज़ी से जो है गरीबी कम हुई है 2014-15 से 2019 के बीच में। लेकिन 2019 से 24 के बारे में अगर हम बात करें तो जो डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी का वो 0.3% हुआ है केवल। ठीक है, पहले दौर में पहले रिजीम में एनडीए 1 में 19.7 से 11.1% तक इनकम पॉवर्टी पहुंच चुकी है। इसका मतलब सिर्फ 11% लोग अभी इंडिया में हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, जो एक दिन में $2 भी खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, ये लोग एक्सट्रीम पुअर हैं। और लगभग 10-11% लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पुअर हैं। एनडीए के जो दूसरा काल है उसमें एब्सोलूट नंबर अगर देखें पॉवर्टी का तो वो बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल में, इंडिया हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल 160 मिलियन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, मार्जिनली अप फ्रॉम 152 मिलियन इन 2018। तो 2023 में 160 मिलियन लोग जो है क्या हैं? पॉवर्टी में हैं, है ना। इनकम पॉवर्टी की बात की जा रही है। ठीक है, जो $2 से भी कम खर्चा करते हैं। और 2018 में ये 152 मिलियन थे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2023 में एब्सोलूट नंबर में देखते हैं तो पॉवर्टी क्या हुई है? लोगों में बढ़ी है पिछले 5 सालों में। इसका रीज़न कोविड-19 तो हो ही सकता है, और भी इसके अलावा कई सारे रीज़न हैं। जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ इन रियल फार्म वेजेस फॉर मैन। जो फार्म वेजेस है, रियल फार्म वेजेस, ठीक है, रियल और नॉमिनल 2 तरीके के टर्म होते हैं। रियल का मतलब क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। तो अगर इन्फ्लेशन हटा के देखें तो रियल जो है वेजेस कितनी बड़ी है? वो काफ़ी कम रही है। किसमें? एनडीए के काल में। वहीं अगर हम देखें यूपीए के समय में तो ये काफ़ी ज़्यादा रही है। यूपीए के 2 टर्म में रियल फार्म वेजेस 4.1% ग्रो करी थी। वहीं जो मोदी गवर्नमेंट का काल है उसमें जो रियल वेज थी वो कितनी थी? 1.3% सिर्फ ग्रो करी है, केवल 1.3%। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 1000 में सिर्फ कितना रुपए? 13 रुपये 10 साल में बढ़े हैं इनकम। ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो रियल इनकम बहुत कम होने के कारण जो इनकम पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा क्या हुई है? पिछले 5 सालों में बढ़ गई है मोदी काल में। ठीक है, तो यहाँ जो है मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम देखें यूएनडीपी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें जो है दोनों गवर्नमेंट में बहुत अच्छा किया है। दोनों गवर्नमेंट के काल में काफ़ी लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अगर हम बात करें 2005-6 से 2015-16 के बीच में तो लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आई है। 55% पॉपुलेशन थी जो कि पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रही थी, अब फिर वो कम होकर 27% हो गई है। तो एस्टिमेट करें तो लगभग 271 मिलियन जो है
आउट ऑफ पॉवर्टी आए हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, इनकम पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जनरली 3 इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ आप जानते हैं। और रिसेंटली नीति आयोग ने भी नेशनल एमपीआई कैलकुलेट किया है और उसके हिसाब से जो पॉवर्टी में लोग हैं वो 24% से 14% पर पहुंच चुके हैं 2015 से 2019-21 के बीच में, ठीक है। तो 10% लगभग यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, एमपीआई जो पॉवर्टी है वो कम हुई है। और टोटल मिला के अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 135 मिलियन जो है, जो लोग हैं वो आउट ऑफ पॉवर्टी आए। और ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हुई हैं, क्योंकि इसमें इंडिकेटर कैसे हैं, कुकिंग फ्यूल फैसिलिटी अगर मिल गई तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है सैनिटेशन इम्प्रूव करने में, स्कूलिंग प्रोवाइड करने में, कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करने में, इसलिए जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो काफ़ी जो है कम हो गया है। जो पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अभी भी सरकार को इनकम पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा फोकस एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ पर करने की ज़रूरत है। मतलब जॉबलेस की जगह जॉब वाली ग्रोथ इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो इनकम पॉवर्टी अभी भी रहेगी, है ना। ये स्कीम के थ्रू हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो कम कर दे रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी अभी भी है, इनकम पॉवर्टी देश में अभी भी है ना। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले तो वो एग्रीकल्चर से छोड़ करके दूसरे सेक्टर में जॉब कर पाएँ और इनकम पॉवर्टी कम हो पाए, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा जो पॉवर्टी रेट है और जो पॉपुलेशन लिविंग इन द पॉवर्टी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन लिविंग इन द पॉवर्टी देखो कम हो रही, लेकिन बीच में बढ़ गई 2020 में। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि पिछले डिकेड में जो हमारी पॉवर्टी है वो स्टेडली एब्सोल्यूट नंबर में कम हुई है, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट नंबर में बीच में बढ़ी भी थी। और उसी तरीके से पॉवर्टी रेट की बात करेंगे, कम हो रहा है और फिर यहाँ कम होके फिर बीच में बढ़ के और फिर कम हुआ है, ठीक है। तो पॉवर्टी रेट भी हमारा स्टेडली नहीं गिरा है। कोविड ईयर आपको याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। पिछले डिकेड में पॉवर्टी स्टेडली नहीं गिरी है, बीच में बढ़ी थी फिर कम हुई है। इस तरह के स्टेटमेंट आपको आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के 2024 के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ एआई इज़ बीइंग हार्नेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एआई का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के पेशेंट्स को बचाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस आर्टिकल में समझेंगे। ये आर्टिकल यूपीएससी मेंस 2024 GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, 2020 में आया था। नैनो टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ सेक्टर में क्या है, उसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एआई इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, ये आपको 2024 में दिखाई दे सकता है इस तरह का क्वेश्चन। और उसमें हम जो है ये वाला जो डायमेंशन है उसे मेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किस तरीके से जो है एआई को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। Researchers at the Mumbai Tata Memorial Hospital, India's largest cancer hospital, have used data from 60,000 patients to establish a bioimaging bank for cancer, laying the ground to build a targeted algorithm to help detect the disease at an early stage। क्या किया जा रहा है, जो रिसर्चर्स हैं कहाँ के, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 60,000 पेशेंट्स का जो डेटा है उससे बायो इमेजिंग बैंक डेवलप किए, है ना। ये सारे जो बायो इमेजिंग बैंक हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो पैथोलॉजी की इमेज होती है, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स होती हैं, इसके अलावा रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन हो गया, एक्सरेज हो गया, ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं, है ना, ये सारे पेशेंट्स के हम 60,000 पेशेंट्स का डेटा लेकर एक बैंक बनाया है। किसने, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रिसर्चर्स ने। क्या कर रहे हैं इस डेटा बैंक से, ऑब्वियसली ये जो डेटा बैंक है किसको फीड किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ये एक एल्गोरिदम डेवलप करेगा। एल्गोरिदम डेवलप की जाएगी ताकि हम क्या कर सकें, अर्ली स्टेज में ही
कैंसर को पकड़ सके। मान लीजिए हर स्टेज की आपके पास फ़ोटो होती है ना। हर स्टेज की अगर आपके पास फर्स्ट स्टेज में किस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में कैसे, फिर थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे, और बॉडी के टिश्यूज़ कैसे बिहेव कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में है तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सेकेंड में है तो किस तरीके से कर रहे हैं, थर्ड में है तो किस तरीके से कर रहे हैं, बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन एनालाइज करके दे सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है, अगर हम उसे प्रॉपर डेटा फीड करें तो ये डेटा अगर हम फीड करते हैं तो कई सारी एल्गोरिदम बनाई जा सकती है, और इन एल्गोरिदम से हम लोग जो कैंसर है उसे अर्ली स्टेज में क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में हमने कैंसर को पकड़ लिया तो कैंसर को क्योर करना आसान हो जाएगा। अभी हम बात करें तो लगभग 13 लाख केसेस कैंसर के हर साल आते हैं, और अगले डिकेड में ये डबल होने वाले हैं, 26 लाख केसेस। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कि क्योरेबल होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के होते हैं इसे आसानी से क्योर किया जा सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज के जो कैंसर होते हैं उसे क्योर नहीं किया जा सकता, और इसलिए जो है ये रिसर्च की जा रही है ताकि लोगों को कैंसर से बचाया जा सके। अभी जो फोकस किया जा रहा है वो हेड, नेक और लंग कैंसर पर किया जा रहा है। जनरली इसके पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मिनिमम 1000 पेशेंट इस टाइप के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनका डेटा लिया जा रहा है, और उसका जो डेटा होगा उससे बैंक बनाई जाएगी, और बैंक को हम डेटा को फीड करेंगे जिससे एल्गोरिदम डेवलप की जाएगी। इसके अलावा ये एल्गोरिदम और भी चीज़ें एड्रेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग कर सकती है। स्क्रीनिंग क्या कर सकती है कि कैंसर कहाँ कहाँ फैल रहा है, बॉडी के किस किस पार्ट में और किस तरीके से फैल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का स्क्रीनिंग भी किया जा सकता है, और साथ में प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है कि ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए हर पेशेंट का, ठीक है। तो ये पेशेंट की स्क्रीनिंग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस भी पेशेंट को है ना हल्के से भी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इनको कैंसर हो सकता है, क्योंकि इनके पास डेटा है पेशेंट्स का, तो वैसे अगर सिमिलर तरह की टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत पता चल जाएगा इनको कैंसर हो सकता है। तो तुरंत क्या किया जाएगा, उनके लिए ट्रीटमेंट भी प्रिडिक्ट किया जाएगा। हर किसी को कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई पेशेंट हैं जिन पे कीमोथेरेपी रिस्पॉन्ड भी नहीं होती और उन्हें इतना पेन झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा फर्स्ट जो तरीका है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में एआई के रोल का। दूसरा जो किया जा रहा है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। पीडियाट्रिक पेशेंट मतलब जो 18 साल की उम्र से कम वाले लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको पीडियाट्रिक पेशेंट कहा जाता है। उनको हम लोग क्या चाहते हैं कि रेडिएशन का एक्सपोजर कम हो, ताकि जो कैंसर की रिस्क हो वो कम हो। रेडिएशन का एक्सपोजर मतलब कैसे होता है, सिटी स्कैन से। सिटी स्कैन करने से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि इनका जो एक्सपोजर है उसको कम किया जाए, उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो बहुत आसानी से बिना रेडिएशन के एक्सपोजर के हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कर सकते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक जो चिल्ड्रन पेशेंट्स हैं, जो चाइल्ड पेशेंट्स हैं उनका, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें की जा रही है। जो मल्टी इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट है इस फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विथ आईआईटी बॉम्बे, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली एंड एम्स न्यू दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़। ये सारे मल्टी इंस्टीट्यूशन इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश की जा रही है कि जो डेटा है उससे एल्गोरिदम को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो एल्गोरिदम बनाई जाएगी उससे प्रिडिक्ट भी किया जा सकेगा कि कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जो रेडियोलॉजिस्ट अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, खूब पैसा कमा रहे हैं MD वाले जितने भी हैं, सिर्फ एक्सरे निकाल के, इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर ये सारी चीज़ें काम करने लगेगी। तो ये वाला एक कंसर्न का इशू है, ठीक है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। AI इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन कैंसर ट्रीटमेंट। AI जो है
ट्रांसफॉर्मेटिव रोल जो है अदा कर सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में, स्पेशली इन मिटिगेटिंग फर्टिलिटीज़ इन रूरल इंडिया, स्पेशली रूरल इंडियाज़ में। एआई पोटेंशियल लाइज इन टेलरिंग ट्रीटमेंट अप्रोचेस बेस्ड ऑन डाइवर्स पेशेंट प्रोफाइल एंड ऑप्टिमाइजिंग देयर थेरेपी आउटकम। ठीक है, तो एआई का पोटेंशियल क्या है, बहुत सारी जो ट्रीटमेंट हैं उसमें से कौन सा परफेक्ट ट्रीटमेंट होगा पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, कौन सी अप्रोच देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकता है और इससे आउटकम बहुत बेहतर हो सकते हैं, है ना। वन साइज फिट ऑल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वेयर एआई विल बी यूज टू डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स कैंसर विदाउट द नीड फॉर एक्सटेंसिव टेस्ट बाय इवन जनरल प्रैक्टिशनर। ठीक है, एआई जो है आने वाले समय में कॉम्प्लेक्स कैंसर भी जो है क्या कर सकता है, स्विफ्टली डिटेक्ट कर सकता है, बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन बाय जनरल जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी जो है जांच कर सकते हैं। इंडिया में इशू है ही, हमारे यहाँ जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत कम है कैंसर के, इसलिए जो है इनिशियल स्टेजेस में ये चीज़ें पता नहीं चलती है ना। तो जनरल जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उनको भी अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपको ये टिश्यूज़ चेंज दिखते हैं तो आपको तुरंत जो है इनका सर्टेन टेस्ट करवाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में कैंसर के बेसिकली ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। ठीक है, और ये जितनी भी एल्गोरिदम है इसमें एआई और मशीन लर्निंग का हम जानते ही हैं, जैसे जैसे डेटा बदलते जाएगा, है ना, बहुत सारे हो सकता है कि फॉल्स डेटा भी हैं, तो उससे एआई अपने आप को चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी आने वाले समय में बढ़ेगी। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिपीटेटिव थीम है। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 से ये रिलेटेड है और ये एक्ट से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने पेपर उठा के देखो, लास्ट जो है 2020 प्री में आया था। ठीक है, 2020 के प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है इस पर्सपेक्टिव से। रिपीटेटिव थीम है, अच्छे से पढ़ेंगे, प्री 2024 में ये पूछा जा सकता है। न्यूज़ में क्यों है, कंटेक्स्ट समझते हैं। जस्टिस BR गवई हैज़ बीन नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, रिप्लेसिंग द टॉप कोर्ट सीनियर मोस्ट प्रिसाइडिंग जज जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस BR गवई को नॉमिनेट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है उसके अब जो नए चेयरमैन हैं वो कौन रहेंगे, BR गवई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं संजीव खन्ना, उनको ये रिप्लेस कर रहे हैं। Department of Justice announced Justice Gavai nomination in exercise of power conferred by Section 3A of the Legal Service Authority Act 1987, read with the rule of National Legal Service Authority Rules 1995। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो ये नॉमिनेशन क्या कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बात करी जा रही है, मतलब बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किया है जस्टिस गवई का नॉमिनेशन, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है अंडर सेक्शन 3A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जिसको हम साथ में पढ़ेंगे नालसा रूल्स के अंदर, जो कि 1995 में बनाए गए थे। द फॉर्मर प्रोविजन अलाउ अ सेंट्रल अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट द SCLSC। द लेटर डील्स विद द नंबर, एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ SCLSC। ठीक है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर क्या बताया गया है कि SCLSC को कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है, एक्ट 1987 में। और जो रूल्स हैं उसमें बताया गया है कि इसके जो मेंबर होंगे उनका टेन्योर कैसे होगा, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो ये सारी चीज़ें रूल्स में हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। एक्चुअल में ये कमेटी है क्या, कॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर हो रही है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसे बनाया क्यों जा रहा है, ताकि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज किसको दी जाए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पैसा नहीं होता लॉयर हायर करने का। चूँकि इनके पास पैसा नहीं होता, कई बार जो है ये उनके फैमिली मेम्बर बहुत साल तक जेल में रहते हैं, अंडर ट्रायल में ही 7-8 साल गुजार देते हैं। तो इन्हें जस्टिस देने के लिए, है ना, जो हमारा आर्टिकल 39 है
उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसके जो प्रॉमिस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 के जो प्रॉमिस हैं उसे फुलफ़िल करने के लिए सरकार के द्वारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनाई गई है, जिसका मेन जो पर्पस है वो है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कमिटी कंप्राइजेज अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हु इज़ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय सेंटर। जो कमिटी हैं उसमें जो चेयरमैन रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, और बाकी जो मेंबर होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, जो सरकार के द्वारा रूल्स बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो नालसा रूल है 1995 के, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। अंडर द एक्ट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर विल बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु शैल ऑल्सो अपॉइंट द सेक्रेटरी टू द कमिटी हैविंग प्रिस्क्राइब एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। एक्ट के अंदर चेयरमैन और मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि चेयरमैन कौन होगा और मेंबर्स कौन होंगे। ठीक है, एक्ट के अंदर ये 1987 एक्ट में दिया हुआ है। रूल 10 ऑफ द नालसा रूल्स लेज डाउन द नंबर, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एसएलसी मेंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडर सेक्शन 27 of the 1987 Act, Center is also empowered to make rule in consultation with the CJI to carry out the provision of Act। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है 1987 एक्ट में दिया हुआ है कि नालसा रूल बना सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, है ना, साथ में कंसल्टेशन करके। तो वही नालसा रूल्स की बात की जा रही है। मेंबर ऑफ द SCL SC, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, कौन कौन नहीं, कौन अपॉइंट करेगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो CJI क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं इसके चेयरमैन को और मेंबर्स को। अंडर द रूल 10 ऑफ द नालसा रूल्स द SCL SC शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे। कौन कौन होते हैं इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये आपको प्रीलिम्स में याद रखना है। टोटल 9 मेंबर होंगे मैक्सिमम। और एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और हिज नॉमिनी एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो है 4 मेंबर इसके एक्स ऑफिशियो क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। इसका मतलब सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं। अंडर द प्रोविजन द सेंटर कैन नॉमिनेट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अंडर एक प्रोविजन में ये भी दिया है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो भी नॉमिनेट कर सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करके, जैसे ऊपर किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया है किसको, जस्टिस गवाई को। ठीक है, इसमें जो नॉमिनेशन है वो चीफ जस्टिस के द्वारा नहीं किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और ये भी जो है एक्ट में दिया हुआ है, अगर कंसल्टेशन के साथ कर रहे हैं किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। अब देखते हैं वाई SCL SC इज़ नीडेड। तो ऑब्वियस इसका आंसर हमें पता है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या कहा गया है, द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme in any other way to ensure the opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability। क्या कहा गया है 39A के अंदर कि स्टेट क्या करे, कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन लाए या फिर स्कीम लाए जिसके थ्रू अंडर प्रिविलेज लोग, पुअर से पुअर लोग जो कि लॉयर हायर नहीं कर सकते महंगे महंगे, उनको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनको भी जस्टिस मिल सके हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ कब इम्प्लीमेंट हो सकता है, जब सारे लोगों के पास लीगल सर्विस प्रोवाइडेड हो, है ना, सभी लोग जो है ये लीगल सर्विस को यूज़ कर पाएँ। लेकिन गरीब आदमी तो यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है लॉयर को देने के लिए। अब बेल कराने के लिए एक लॉयर चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। अब एक बंदा जो एक क्राइम करता है, 1 महीने में बेल मिल जाती है और फिर धीरे धीरे छूट भी जाता है। वहीं दूसरा जिसके पास पैसे नहीं है वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है और 2 साल तक के जेल में रहा, और उस क्राइम की सज़ा ही 1 साल है।
तो ये जस्टिस डिनाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन ना हो इसलिए डीपीएसपी में 39A में ये कहा गया है कि स्टेट को क्या करने की ज़रूरत है, मॉरल ऑब्लिगेशन दिया है कि स्टेट को एक लॉ लेके आने की ज़रूरत है या ऐसी स्कीम लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को लीगल फ्री एड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ताकि उन्हें जस्टिस डिनाई ना हो। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1950s से ये जो है लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, लेकिन 1980s में जो है फाइनली नेशनल लेवल पर, ठीक है, ये एक कंसेंसस बन गया था और एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज पीएन भगवती। ठीक है, पीएन भगवती को हम पीआईएल के नाम से भी जानते हैं। पीआईएल जो शुरुआत की गई थी इन्हीं के द्वारा की गई थी, जुडिशियल एक्टिविज़म की एकदम हाईएस्ट लेवल पर। ठीक है, तो वही उस समय इसके चेयरमैन थे। एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम क्या था, कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम, कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स। ये कमेटी जो है जितनी भी लीगल एड स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही थी। ठीक है, उसी के बाद 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया और उसी के अंदर लोक अदालत को कॉन्स्टिट्यूट करने, ऑर्गेनाइज करने की बात की गई। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर ही नालसा बनाया गया। नालसा के अंदर बेसिकली नालसा के जो चेयरमैन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का। सभी लोगों को लीगल सर्विस फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, गरीब से गरीब सेक्शन को या नहीं की जा रही है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, नालसा देखता है। उसी तरीके से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुक लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डेवलप की गई है और अलग अलग जो है इसके हेड होते हैं ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपरली किया जा सके और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। होपफुली ये आर्टिकल आपके समझ में आ गया होगा, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ज़रूरत है। ठीक, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।